सर्कल की आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, जितने लोग भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पढ़ते रहे हैं, सर्कल स्पेशली दो पार्ट्स का होता है। दो तरह से सर्कल को पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। एक सर्कल होता है आप लोगों को जो मेंसुरेशन पे बेस्ड होता है, दूसरा सर्कल होता है ज्योमेट्री पे बेस्ड होता है। एक मेंसुरेशन पे बेस्ड होता है, आप सब लोग को पता होगा, दूसरा आपका ज्योमेट्री पे बेस्ड होता है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, इस सर्कल को हम ज्योमेट्री पे आधारित मान करके चल रहे हैं। मतलब हम इस सर्कल को ज्योमेट्री पे अभी पढ़ाएंगे, बाद में हम इसको मेंसुरेशन पर भी पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन का अप्रोच दूसरा होता है, ज्योमेट्री का अप्रोच दूसरा होता है। तो आज की ये क्लास आपकी ज्योमेट्री पे आधारित है और मेंसुरेशन के लिए ज्योमेट्री पे आधारित है और सर्कल पर बेस्ड है। चलिए क्लास की शुरुआत आज हम लोग करते हैं सर्कल के साथ। समझिएगा सब लोग, सर्कल का यूज समझिएगा, सर्कल क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक चित्र है जो कि एक प्लेन फिगर पे बनाया जाता है, मतलब एक समतल सतह पर बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक वृत्त सतह पर हम लोग एक बिंदु निर्धारित करते हैं। बिंदु से एक नियत दूरी को प्लान करके हम लोग रिवॉल्व करते हैं या रोटेट करते हैं, और जिस फिगर का निर्माण होता है, जिस चित्र का निर्माण होता है, उसको हम लोग सर्कल या वृत्त हिंदी में कहते हैं। अब वृत्त को बनाने के लिए सबसे पहली चीज एक सतह की जरूरत पड़ी, एक बिंदु की जरूरत पड़ी, एक नियत दूरी की जरूरत पड़ी, जो इस सेंटर, जो ये आपका बिंदु आपने यहाँ पे सतह पे कहीं पे समतल पे प्लान किया है, इसे इस वृत्त का केंद्र कहते हैं या सेंटर कहते हैं। इसको आप सेंटर कह सकते हैं। आप इस सेंटर से जिस नियत दूरी को लेके चल रहे हैं ओ ए नियत दूरी आपकी इस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसको हम आर यहाँ पे इस वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। अब आप लोग एक एक चीजों को गौर करिएगा, समझिएगा। जैसे ही हम इस नियत दूरी को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मीट कराते हैं, मिलाते हैं, तो सबसे पहला टर्म हमारे सामने वृत्त का क्या बन के आया? त्रिज्या बन के आया, जो त्रिज्या आपने देखा कि आर के बराबर होता है, मतलब आर के रूप में डिनोट किया जाता है। दूसरी चीज की बात की जाए, जैसे ही हम इस सेंटर से एक एंड से दूसरे एंड को मिलाते हैं, मतलब हम त्रिज्या का दूना करते हैं, तो हमें व्यास पता चलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं और हिंदी में हम लोग इसको व्यास कहते हैं। आप इंग्लिश में इसको डायमीटर कह सकते हो। डी का मान 2 इंटू आर, मतलब त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। व्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या के 2 गुने के बराबर आपका व्यास हो जाता है, जो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, लेंथ को कवर करता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग यहाँ पे जो सेंटर हमने बना रखा है, जो नियत दूरी हमने ले रखी है, जो हमने यहाँ पे पाथ बनाया, जो हमने बाउंड्री बना रखी है, इस बाउंड्री की लंबाई की बात करें तो बाउंड्री आपकी सर्कमफेरेंस कहलाती है इंग्लिश में, और सर्कमफेरेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वृत्त की परिधि। इसको हम वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप कहते हैं, जिसको सी से इंडिकेट किया, और इस सी का मान 2 पाई आर के बराबर हुआ। आप पाई के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, पाई का प्रयोग करना जानते होंगे। पाई का जो मान होता है, स्पेशली अगर हम पाई की बात करें, पाई जिसको सिंबल हम पाई से इंडिकेट करते हैं, इस तरह के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। जरूरत पड़ने पर पाई का यूज कभी कभी 180 डिग्री के बराबर होता है, और जनरली जब मेंसुरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है तो पाई का मान आपका 22/7 के रूप में यूज किया जाता है। वैसे अगर मैं पाई की बात करूं तो स्पेशली जो पाई होता है वो परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होता है। जब कभी भी आपको पाई के बारे में आपको बताना है किसी को, तो आप बता सकते हैं ये परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होगा। अगर हम परिधि को 2 पाई आर यहां पे लिख रहे हैं और व्यास को हमने 2r लिखा है, जैसे ही 2r को 2r से कैंसिल किया तो पाई बनकर हमारे सामने आया। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि परिधि जो होती है और व्यास के अनुपात को ही हम लोग पाई कहते हैं। तो फिलहाल यहां पे आप लोग को देखना है जो हमने बेसिक फैक्ट्स आपको बताए, बेसिक पॉइंट जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज्यादा इसका यूजफुल टर्म है कि यहाँ पे त्रिज्या होती है, यहाँ पे व्यास होता है, यहाँ पे परिधि होती है। अगर हम लोग एक टर्म जो यहाँ नया हमारे सामने बनकर आ रहा है, जिसको हम लोग पाई कहते हैं, पाई के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करें तो पाई का मतलब 2 पाई आर, और 2r का अनुपात मतलब परिधि और व्यास का अनुपात होता है। स्पेशली इस पाई को हम 22/7 के रूप में यूज करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर, जैसे कभी आपको ऐसा लगे कि आपको न्यूमेरिकल टर्म्स पे यूज करना है, तो आप इसको 3.14 के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब आपको कहा जाता है या जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है तब। स्पेशली यहां पे जब हम इन सारे टर्म्स को नोटिस करें तो हम आपको सबसे पहले इसका प्रारूप अच्छी तरह से समझा दें। प्रारूप में हम आपको जो सर्कल से संबंधित चीजें बताएंगे, उसमें हमारा जो अप्रोच रहेगा, जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, उसमें हम सबसे पहले आपको बेसिक फैक्ट्स से अवगत कराएंगे, साथ साथ इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको कराएंगे, जो प्रश्न वास्तव में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उनकी उपयोगिता आपको आगामी सभी परीक्षाओं में जरूर नजर आएगी। आप देखिएगा तो आपको क्या क्या सर्कल में पढ़ना है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं।
तो सर्कल में मैं आपको कुछ और फैक्ट्स, जैसे मैंने 2-3 चीजें बताई, उसके साथ साथ कुछ और बेसिक फैक्ट्स अगर हम बात करें इनके, तो उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा कुछ सर्कल के और बेसिक फैक्ट्स समझिएगा आप सब लोग। सबसे पहले, अगर मेरे पास एक वृत्त है, आप वृत्त के सतह पर, मतलब वृत्त की बाउंड्री पर अगर आपने 2 बिंदु निर्धारित कर दिया ए और बी, जैसे ही 2 बिंदु निर्धारित किया, आप इन 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि यहां पे जो ये दोनों बिंदु मिले तो आप इसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। एक बार आप इस ए को बी से मिलाकर कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, और एक बार आपको ए और बी, जैसे हमसे कोई पूछे भैया ए से बी तक जाना है तो आप किस रास्ते से जा सकते हैं, आप कहेंगे हम ऐसे जा सकते हैं, हम कहेंगे आप ऐसे भी तो जा सकते हैं, दोनों तरह से जा सकते हैं। जब आप ऐसे सीधा जाते हैं जिसको हम इस ए बी से इंडिकेट करते हैं, और इसे वृत्त का कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड का मतलब होता है यहाँ पे जीवा कहते हैं। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से होकर के ए से बी को मीट कराते हैं, जिसको हम इंडिकेट कुछ ऐसे करते हैं, और इसे वृत्त का आर्क कहते हैं। आर्क का मतलब हिंदी में चाप कहा जाता है, इसको हम लोग चाप कहते हैं। मतलब अगर आप ऐसे मिलाते हैं तो आर्क बनता है, और ऐसे मिलाते हैं तो कॉर्ड बनता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमारे सामने जो बन के आया, जैसे हमने देखा, अच्छा यहां पे वृत्त का अपना एक केंद्र फिक्स होगा, आप सबको अच्छी तरह से पता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एक कार्ड बना और ये जो आपका आर्क बना, इससे संबंधित चीजों को समझिएगा कि यहां पे हम और क्या क्या इसको देख सकते हैं। जैसे ही चीजें बनी, अब आप दूसरे फैक्ट्स की बात करिए इन्हीं से संबंधित। सबसे पहले, अगर वृत्त में हमने जहां पे जिसका अपना एक सेंटर था, हमने यहां 2 बिंदुओं को मिलाकर के एक हमने कॉर्ड बनाया, तो कॉर्ड के बनते ही वृत्त 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। वृत्त 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, जिसको हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट मतलब हम वृत्तखंड कह सकते हैं, वृत्तखंड। अब ये जो वृत्तखंड बनते हैं, एक वृत्तखंड ए बना, ए भी आपका सेगमेंट है, और इसको भी हम वृत्तखंड कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से सारी श्रृंखला को देखिए और समझिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इनसे जरूर आपको लाभ होगा, और जरूर आप अपने को इसमें आप अपना कमांड बना सकेंगे। सेगमेंट, यहां पे एक वृत्तखंड बना, ये भी एक वृत्तखंड बना। ये वृत्तखंड आपका जो होगा वो माइनर वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड कहलाएगा। माइनर सेगमेंट मतलब लघु वृत्तखंड कहलाएगा, जबकि इसको हम मेजर सेगमेंट या हम इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब इसको बनने की स्थिति क्या बनती है? सबसे पहले कार्ड के बारे में बता रहे, फिर ऐसे हम आर्क के बारे में बताते हैं आपको। इसके बनने की स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। जब हम देखते हैं जो हमारा कॉर्ड है, जो हमारा कॉर्ड ए बी है, अगर ओ व्यास से छोटा होता है, वैसे मैं आपको बता दूं जितने भी कॉर्ड होते हैं वो सबके सब व्यास से छोटे ही होते हैं। जो आपके व्यास के अतः बनते हैं, व्यास के अलावा बनते हैं, तो सारे के सारे कॉर्ड आपके सारी की सारी जीवाएं व्यास से छोटी होती हैं, क्योंकि जो व्यास होता है वो सबसे बड़ा जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास होती है। इसको हम सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। इसको हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। अब ये आपका जो व्यास है वो पूरे वृत्त को 2 बराबर वृत्तखंडों में डिवाइड कर देता है। यहां पे इस वृत्तखंड को और इस वृत्तखंड को आप समान वृत्तखंड कह सकते हैं, समान माप का कह सकते हैं। अब आप समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि बड़ा और छोटा मतलब माइनर और मेजर बनने की स्थिति क्या होती है। जो आपने वृत्तखंड प्लान किया, जो आपने जीवा प्लान कर रखी है, अगर वह जीवा आपके व्यास डायामीटर से छोटी है, अगर वह जीवा व्यास डायमीटर से छोटी है, तो जो उसके परितः वृत्तखंड बनेगा वो माइनर कहलाएगा। जो उसके ऊपर बनेगा वो आपका मेजर कहलाएगा। इसमें कोई स्पेशल टर्म नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। अब आगे की परिस्थिति की अगर मैं बात करूं तो आगे आप लोग देखिएगा अगली कंडीशन। अब इसी तरह से वृत्त को अगर उठाएं, इसका केंद्र रखें हम लोग, यहां पे हमने फिर से 2 बिंदुओं को प्लान किया। अभी तो हमने कॉर्ड के बारे में बताया, अब हम इसको कह रहे हैं आर्क के बारे में बताएं, और ले जाकर के यहां पे जैसे हमने इस लाइन की बात करी, यहां पे इस लाइन की बात करी, तो इसको आपने वृत्त का आर्क बोला और इसको वृत्त का चाप या आर्क बोल रहे थे हम लोग। अब आप क्या करिए कि अगर हमने सपोज करिए कि इस आर्क के 2 बिंदुओं को ले जाके सेंटर पे मीट कराया, मतलब केंद्र पे मीट कराया, तो मीट करते ही एक कोण बनेगा। इस कोण को हम वृत्तखंडीय कोण कहते हैं या सेक्टेरियल एंगल कहते हैं। वृत्तखंडीय कोण कहते हैं, और इसको हम सेक्टेरियल एंगल या इंग्लिश में आप इसको सेक्टेरियल एंगल कह सकते हैं। अब आप देखिएगा यहां से भी वृत्त डिवाइड होता है 2 भागों में, एक भाग ए बन के आता है, एक भाग ए बन के आता है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे जैसे वहां पे आपका सेगमेंट बना था, वैसे यहां पे सेक्टर बनता है। याद रखिए कि यहां पे सेक्टर बनता है, ये भी एक सेक्टर ही है, वृत्त का ये भी एक सेक्टर है। अगर यहां पे कोण थीटा है तो याद रखिएगा ये कोण आपका 360 माइनस थीटा होगा।
360 माइनस थीटा क्यों होगा? क्योंकि वृत्त का कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 के बराबर होता है। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो सेक्टर बना इसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे और इस सेक्टर को हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे। इसमें भी अगर हम बात करें तो कैसे कहां माइनर बनता है और कहां मेजर बनता है ये भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। हम कह रहे हैं यदि थीटा लेस देन 180 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री से छोटा है, तो जो उसके परितः आपका वृत्तखंड बनेगा वो आपका माइनर सेक्टर कहलाएगा। जब थीटा मेरा 180 से बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, उस समय के परितः जो आपके पास सेक्टर बनेगा वो आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा और ऐसे ही आपका ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा। हिंदी में इसको वृत्तखंड ही कहते हैं, जैसे वहां पे वृत्तखंड था वैसे ये भी वृत्तखंड ही होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए मैंने दो बातें आपको समझाई, मैं एक बार फिर से उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। एक वृत्त था, वृत्त के दो बिंदु अगर हमने सतह पर प्लान किए ए और बी, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो मिलने की स्थिति दो बनती, एक तो ए बनेगी एक तो ए बनेगी। अब इस तरह से हमारे पास जो बना इसमें से एक आर्क बोला गया और एक कॉर्ड बोला गया, मतलब एक को हम जीवा कहते हैं दूसरे को हम चाप कहते हैं। इनके अनुसार वृत्त को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो आपने दोनों की अलग अलग परिस्थितियों में समझा और सीखा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिए इसके बाद एक चीज और वृत्त की कंडीशन पढ़नी होती है। सपोज करिए वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए वृत्त है। अब यहां पे वृत्त पे अगर कभी कभी देखिए हमने जैसे आपको बताया कि एक रेखा, जैसे हमने देखा एक रेखा कॉर्ड कहलाई दूसरी आर्क कहलाई। कभी कभी ऐसा हुआ कि एक रेखा ऐसे टच करके निकल जाती है, वृत्त को टच कर निकल जाती है, जिसको हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं, मतलब इसको वृत्त की हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट वो होती है जो वृत्त को छू कर चली जाए, मतलब वृत्त। अभी हम देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, हम कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ा रहे, केवल और केवल आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चीजों के बारे में बता रहे हैं। अभी आगे बता दें कि आपको पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिएगा वृत्त है, वृत्त से एक रेखा उसकी सतह को छूकर चली गई, जिसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं या टेंजेंट कहते हैं। जबकि अगर कोई रेखा ऐसे क्रॉस करती निकल जाए, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे या तो प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे या हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। हम उसको टेंजेंट नहीं कह सकते हैं, हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है जो क्रॉस करके निकल जाती है, जबकि एक रेखा जो छू कर चली जाती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अब आप समझिएगा वृत्त में आपको क्या क्या स्पेशली पढ़ना है उसको समझिए। सबसे पहले आपको वृत्त में जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होता है, जिसकी वास्तव में जरूरत होती है, सबसे पहले हमें कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़नी है। कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़नी है। कॉर्ड प्रॉपर्टी मतलब जीवा से संबंधित नियम आपको पढ़ने हैं। जीवा से संबंधित सारी चीजों को हम यहां पे आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। दूसरा आपको आर्क प्रॉपर्टी पढ़नी है। आर्क मतलब जो आपने चाप से संबंधित पढ़ा, आर्क एंड एंगल, क्योंकि वहां पे एंगल का प्रयोग किया गया था, एंगल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। तीसरा आपको जो है इसी एंगल और आर्क पे ही एक होता है आपका क्या कहते हैं उसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको हम हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। तीसरा हम लोग इसी में चौथा टेंजेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। टेंजेंट प्रॉपर्टी, स्पर्श रेखा से संबंधित नियम पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा से संबंधित नियम पढ़ेंगे। और आप यहां पे लास्ट में जो पढ़ेंगे वो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड मतलब आप यहां पे जीवाओं का प्रतिच्छेद और एंड इंटरसेक्टिंग टेंजेंट, कॉर्ड एंड टेंजेंट, मतलब जीवाओं और स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद आपस में यहां पे पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूं जो आपके वृत्त से संबंधित होता है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मेरे पास आपको जो है आपके पास कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं बनेगी। जो बेसिक चीजें थी जैसे मैंने आपको बता ही दिया वृत्त से संबंधित, अब आपको इन्हीं सारी चीजों को लेकर के सब कुछ यहाँ पे पूरे कोर्स को कंटिन्यू करना है। जैसे सबसे पहले जो मैंने कॉर्ड के बारे में बताया, आपको कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़नी है, आर्क एंड एंगल प्रॉपर्टी पढ़नी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, टेंजेंट प्रॉपर्टी पढ़ना है, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड पढ़ना है, जिसको हम लगातार क्लास लेकर के आपको इन चीजों को जरूर आपको समझाएंगे। और प्रतिदिन 12 बजे हम आपको इसी तरह के टॉपिक यहाँ पे लेकर के आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉर्ड प्रॉपर्टी से। आप कॉर्ड प्रॉपर्टी से शुरू करिए और एक एक करके हर एक पहलू को अपना क्लियर करके चलिए।
सबसे पहले जीवा से संबंधित नियम ध्यान दीजिएगा, जीवा से संबंधित नियम। संबंधित नियम मतलब हम लोग यहां पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉर्ड प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने चल रहे हैं। एक एक अप्रोच को इसका क्लियर करेंगे, हर एक पहलू को इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हमने देखा कि आपने एक वृत्त बनाया, वृत्त में आपने अपना एक सेंटर डिसाइड किया, सेंटर डिसाइड किया, वृत्त की सतह पर दो बिंदु आपने निर्धारित करें। जैसे ही दोनों बिंदुओं को मिलाया एक कॉर्ड बना, इसी को आपने कॉर्ड बोला या इसी को आपने जीवा बोला। आपने एक चीज और देखा कि कोई भी लाइन अगर हमसे कोई जीवा को परिभाषित करने के लिए कहेगा तो हम यही कहेंगे कोई भी रेखा जो वृत्त के दो सतह को मिला देती है, मीट करा देती है, वही वृत्त की जीवा कहलाती है, वही वृत्त का कॉर्ड कहलाती है। अब इस कॉर्ड से संबंधित 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में लगभग आया करते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, अगर हम यहां पे कह दें कि हम अगर सेंटर से होके चले जाए, एक जीवा जो सेंटर से होके जाती है उसको वृत्त का व्यास कहते हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है। और व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। अब आप समझिएगा, अब जब हमने नियमों की बात करी, रूल्स की बात करी, तो रूल्स में सबसे पहला नियम बन के आया, आप लोग एक एक करके यहां पे नियमों को देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया और हमने एक कॉर्ड भी इसमें डेवलप किया, एक कॉर्ड भी हमने यहां पे प्लान किया। अब हम देखते हैं, एक सेंटर था वृत्त का अपना, सेंटर से एक रेखा जो वृत्त की जीवा पर आके पड़ रही हो, सेंटर से एक जीवा जो वृत्त की जीवा पर आकर पड़ रही हो और वृत्त की जीवा पे समकोण बना रही हो। तो वृत्त की जीवा पे यदि वह समकोण बना रही हो, मतलब अगर आकर के 90 डिग्री का कोण बना रही हो, तो मान के चलिएगा कि वह जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। मतलब मैंने लिखा यदि जो OX है, O जिस वृत्त का सेंटर है, याद रखिएगा O इस वृत्त का सेंटर है, यदि OX लंब है AB के ऊपर, अगर OX AB के ऊपर लंब है तब देन AX इज इक्वल टू XB हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस हुआ कि जैसे ही X पर आकर के मीट करेगी, AX को XB के बराबर कर देगी। मतलब सारी रेखाएं यहां पे बराबर नहीं कर सकती हैं, एक ही रेखा, जो रेखा यहां से आकर के केंद्र से जीवा पर समकोण बनाएगी, वह हमेशा और हमेशा उस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर सकती है। ये आपका नियम है, कर सकते हैं, करती 100% यहां पे करती है। जो समकोण बनाएगी वो आकर इसको दो इक्वल भागों में ब्रेक कर देगी। अब आप इस पे देखिए, जैसे कभी कभार एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि किस प्रकार से आपको एक इस पे अपना यूज समझ में आएगा। इसको देखने से पहले इसी का एक रिवर्स थ्योरम है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। क्या रिवर्स बनेगा समझिएगा। सेकंड, अगर हम यहां पे कह दें आपसे कि फिर से उसी तरह से एक वृत्त है, आप देखिएगा उल्टा थ्योरम है। वृत्त का अपना एक केंद्र है, वृत्त की अपनी एक जीवा है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वृत्त की अपनी एक जीवा है, एक रेखा है आकर के इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे रही है। अब की बात देखिए, हमें जैसे पिछली बार ये पता था कि जो O से रेखा आ रही है X पे मिल रही है और समकोण बना रही है, लेकिन अब की बार मुझे बताया जा रहा है कि एक रेखा है जो कि O से आके X पे मीट कर रही है और AX को मतलब AB को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे रही है। हमने कहा यदि AX बराबर XB, मैंने देखा कि दो बराबर भागों में उसने विभाजित कर दिया, तो 100% वह रेखा OX जो होगी वो AB के ऊपर लंब होगी, मतलब AB पे समकोण बनाएगी। आप दोनों पहलुओं को समझ सकते हैं। मतलब यहां पे मैंने कुछ नया नहीं बताया, यहां पे मैंने दोनों चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट किया। मैंने कहा कि वह रेखा जब O वृत्त की जीवा पर आकर मिलेगी और समकोण बनाएगी तो 100% उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। जबकि अगर कोई रेखा आकर के यहां पर मिले और इसको दो बराबर भागों में बांट दे तो उस पर समकोण बनाएगी। मतलब रिवर्स थ्योरम यहां पे दोनों का बन के आ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल इस पे आधारित आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर इनकेस आपसे छोटा सा प्रश्न पूछा गया कि मान लीजिए एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या यहां पे बोला गया जो उसकी रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाली गई रेखा की लंबाई, या हम ऐसे कहते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, हम कह रहे हैं केंद्र से जीवा की दूरी जो है वो है 5 सेंटीमीटर की। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताइए। मेरी बात को पहले सुन लीजिए, मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, आप लोग समझिएगा, पूरी चीज समझिएगा। मैंने कहा वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। फिर हमसे पूछा गया उस जीवा की लंबाई क्या होगी। जीवा की लंबाई हमसे पूछा गया। अगर जो बता सकते हैं बताएं। जैसे हमें देखिए प्रदीप जी बता रहे हैं और हमें जो है तमाम सारे लोग और बता रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे समझिएगा भैया। पहली चीज तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वृत्त की त्रिज्या कहां पे क्या मिलती है। त्रिज्या हमेशा वह रेखा होती है
त्रिज्या हमेशा वह रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से सतह पर जाकर मिलती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? वृत्त के केंद्र से सतह पर मिलने वाली रेखा ही आपकी त्रिज्या कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए केंद्र है तो सतह पर मिलेगी रेखा वो आपकी त्रिज्या कहलाएगी, यही आपकी आर है और इसका मान 13 सेंटीमीटर है। अब आप समझ रहे होंगे। अब इसने हमसे कहा कि केंद्र से जीवा की दूरी, अच्छा दूरी क्या होती पहले समझना जरूरी है। दूरी मतलब वह रेखा होती है जो आप जैसे हम कहते हैं पंखा है, फैन है, इस फैन की इस फर्श से दूरी क्या है। कोई कहे मैं वहां बैठा हूं तो मेरी दूरी नोटिस करिए, कोई कहे मैं वहां बैठा हूं मेरी दूरी नोटिस करिए। हम कहेंगे नहीं, हम किसी की दूरी नहीं नोटिस करेंगे, पंखे से जो रेखा आएगी फर्श पे जहां समकोण बनाएगी वही इस पंखे से इस फर्श की दूरी है, वही इस फर्श से पंखे की दूरी है। अब दूरी का मतलब वह बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच समकोण बनना, जैसे ही समकोण बन गया दूरी निर्धारित होगी। दूरी का मतलब यही होता है समकोण बन जाए तो दूरी है, अर्थात यहां पे केंद्र से जो रेखा आकर के इसके ऊपर समकोण बनाएगी वही इसकी दूरी कहलाएगी। नॉर्मली अगर हमसे बोला होता तो हम ना मानते 5 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि समकोण बनाया है। अब आप लोग एक पाइथागोरस का नियम जानते होंगे, उसके अनुसार कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात यह रेखा यहां से यहां तक 12 हो गई। ये 12 है तो अभी नियम हमने पढ़ा ये भी 12 होगा, अर्थात पूरे जीवा की लंबाई आपकी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, पूरे जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप सब लोग यहाँ पे इसको बता ही दे रहे हैं, ठीक है। तीसरी थ्योरम, अब देखिए एक थ्योरम आपने पढ़ा और समझा, तीसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, आप इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, आप लोग गहराई से इस चीज को समझिएगा। देखिए जिसको आ रहा है उसको ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं समझे हैं, इस चीज को नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग समझिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए वृत्त में 2 जीवाएं हैं, अब ध्यान दीजिएगा, वृत्त पर 2 जीवाएं हैं, दोनों वृत्त के आर पार, केंद्र के आर पार हैं। कभी भी वृत्त के एक साइड में रहकर, केंद्र के एक साइड में रहकर दोनों जीवाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। अगर दोनों जीवाएं वृत्त के इस पार, केंद्र के इस पार और केंद्र के उस पार हैं तो दोनों के बराबर होने की भी स्थिति बनती है, मतलब ए बी बराबर सी डी है। हमने कहा 2 जीवाएं वृत्त की बराबर है, दोनों इस पार और उस पार है केंद्र के। अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं तब हमसे बताया जाएगा वृत्त के केंद्र से उनकी दूरियां भी बराबर होंगी। हम यहां पे आपको थ्योरम बता रहे हैं, हमने कहा यदि ए बी बराबर सी डी, तब हम कहेंगे कि अगर हम केंद्र को O माने हैं और इसको X माने हैं, इसको Y माने हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि OX बराबर OY। अब आप समझिएगा पूरी थ्योरी, जो हम थ्योरी बोल रहे हैं। हमने कहा यदि जीवाएं समान हैं, हमने कहा यदि जीवाएं समान हैं, जीवाएं समान हैं, तब केंद्र से दूरियां भी समान होंगी। हमने कहा केंद्र से उनकी दूरियां भी समान होगी, उनकी दूरियां भी समान होंगी। ये आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि जब कभी भी किसी वृत्त की 2 जीवाएं समान हो, समान तभी हो सकती हैं, समान तभी हो सकती हैं जब दोनों जीवाएं वृत्त के परस्पर केंद्र के इस पार और उस पार होंगी, तभी दोनों की समानता और असमानता को देखा जा सकता है। अगर ये समान है तो केंद्र से इनकी दूरियां भी समान होगी। इसको समझिए, समान होने का मतलब, दूरी का मतलब पहली चीज तो वह रेखा जो जाके समकोण बनाए। भाई सब दूरी तो बना ही नहीं सकती, दूरी का मतलब ये थोड़ी है कि हम कहीं से ले जाकर के मीट करा दे सब समान ही हो जाएंगी। ये अगर हमने केंद्र से इस पार और उस पार जाकर के समकोण बनाया तभी उसी को दूरी कहा जाता है। मतलब इस बिंदु से जाकर के इसके ऊपर समकोण बनाया, इस बिंदु से इस पे आगे समकोण बनाया, तभी कह सकते हैं इसको दूरी। तो हमने यहाँ पे जो नियम पढ़ा उसमें पढ़ा कि यदि ए बी बराबर सी डी है तो ओ एक्स बराबर ओ वाई होगा यदि ओ एक्स और ओ वाई लंब है ए बी और सी डी के ऊपर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो ओ एक्स है और ओ एक्स भी लंब है CD के ऊपर, जबकि OY लंब है AB के ऊपर। अच्छा, दूरी शब्द ज्ञात होते ही, दूरी शब्द आते ही, केंद्र से उनकी दूरियां, दूरी शब्द आते ही समकोण का होना निश्चित हो जाता है। इसलिए यहां पे हम बहुत कंफ्यूजन नहीं दे रहे हैं आपको कि समकोण का होना सुनिश्चित हो जाता है। आप यहां पे जैसे ही देखेंगे, ठीक है, जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे वृत्त के केंद्र से इनकी दूरियां, अगर समानता की बात की जा रही तो जीवाओं का बराबर होना कंपलसरी है, श्योर है। अब आप देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए अगर यहां पे हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने कहा कि एक वृत्त है जिसकी 2 जीवाएं हैं, समझिएगा ए बी और सी डी। इसने हमको कह रखा है कि जो ए बी है बराबर सी डी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, वृत्त का एक केंद्र है, यहां से जाके एक रेखा इस पे समकोण बना रही है और इसकी लंबाई उसने कह दिया 4 सेंटीमीटर। कितना कह दिया? 4 सेंटीमीटर है।
तो उसने हमसे कहा कि OI की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि OI भी समकोण बना रही हो। तो OI की लंबाई भैया क्या हो जाएगी, आपको ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि यदि AB बराबर CD है, मतलब ए रेखा इस रेखा के बराबर है, मतलब दोनों जीवाएं समान हैं, ऐसी स्थिति में केंद्र से उनकी दूरियां भी समान होगी। मतलब ये 4 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर वृत्त की दो जीवाएं समान हैं तो उनकी केंद्र से दूरियां भी आपस में समान हो जाएंगी। अच्छा, दूरी के लिए यहां पे समकोण का होना भी जरूरी होता है, इस बात को आपको समझना कंपलसरी है। आगे बढ़िएगा, इसी का एक दूसरा अप्रोच बनता है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। एकदम से वही सारी बातें हैं जो आपको पहले में बताई गई हैं, आप यहां पे इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा। ये फर्स्ट था तो इसका सेकंड। अब मैंने कहा अगर कोई वृत्त है, वृत्त का अपना केंद्र है, वृत्त की दो जीवाएं हैं, समझिएगा वृत्त की दो जीवाएं हैं। इसने हमसे कहा कि वृत्त के केंद्र से जीवाओं की दूरियां समान हैं। जीवाओं की दूरियां क्या हैं, समान है। अगर हमने यहां पे O रखा है, यहां पे A रखा है, यहां पे B रखा है, हमसे बोला गया यदि OA बराबर OB है, मतलब यहां पे दोनों समकोण बना रहे हैं, OA बराबर OB है, तब दोनों जीवाएं, अगर हमने इसको XY बोला है और इसको हमने CD बोला है, तो XY बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। आप यहां पे देखिएगा हमने नाम थोड़ा सा बदल दिया है, लेकिन आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। हम यहां पे फिर से उल्टी थ्योरम आपको बता दें कि अगर जीवाएं समान थी तो दूरियां समान थी, अगर दूरियां समान है तो जीवाएं समान होगी। कंफर्म है, दूरियां समान है तो जीवाएं भी समान होगी। ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो मतलब यहां पे आपको 2 से 3 थ्योरम आपको समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं थ्योरम्स को, आप लोग समझिएगा। एक छोटे छोटे थ्योरम्स थे, एक सिंपल वे था, आप लोगों ने देखा। सबसे पहले में देखा आसान तरीका, आपने कहा अगर जीवा है, केंद्र से यहां पे एक दूरी है, दूरी अगर आपके पास समकोण बना रही है, मतलब समकोण बना रही है, तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करी। ये पहला नियम आप लोगों ने पढ़ा, हम दूसरा रिवर्स नहीं बता रहे। दूसरे नियम में आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, अगर दो जीवाएं समान हैं तो केंद्र से उनकी दूरियां भी क्या होगी, समान होंगी। बस इतना आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए, इसको पढ़ा है और इसको अप्लाई भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों से अगले नियम पे। अगले नियम की बात करिए तो अगला नियम देखिए कैसे बनता है और किस प्रकार की चीजें यहां पे बनती है। जैसे आप लोगों ने बात करी आर्क की, आर्क एंड एंगल, आर्क एंड एंगल के बारे में देखिएगा। चाप और कोण से संबंधित नियमों की बात करें, चाप और कोण से संबंधित, समझिएगा क्या बनेगा इसमें, कोण से संबंधित। मान लीजिए हमने एक वृत्त प्लान किया, फिर से समझिएगा यहां पे अप्रोच को। एक वृत्त आपने प्लान किया, वृत्त का अपना एक केंद्र है, वृत्त की सतह पर दो बिंदु हैं, एक A है दूसरा B है। दोनों ने जाके सेंटर पे कोई कोण बनाया, सपोज करिए यहां पे कोण बनाया थीटा। कितना बनाया, थीटा। ये पहला नियम है, आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब इसे हमने बोला कि वृत्त के हमने सतह पर दो बिंदु लिया, दोनों बिंदुओं से सेंटर पे जाके कोण बनाया, कोण बना थीटा। तो जो सतह पे वो लोग कोण एक ही सेगमेंट में बनाएंगे, ध्यान रखना एक सेगमेंट की बात। एक सेगमेंट मतलब अगर हम इसके उस ही पार रहें तो यहां जो भी कोण बनेगा वो इसका हाफ बनेगा, मतलब θ/2 बनेगा। क्या बनेगा, θ/2 बनेगा। अब जैसे एग्जांपल की बात करिए, अगर मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पे वृत्त का केंद्र है, ए दोनों यहां पे सतह थे, दो पॉइंट थे ए और बी। अब बताइए आप लोग मुझे कि जैसे अगर यहां पे कोण बना 50 डिग्री का, कितना बना, 50 डिग्री का, तो ये कोण कितना हो जाएगा, एक कोण आपका तुरंत कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 50 डिग्री है। आपको जो मैं यहां पे बता रहा हूं उसको समझिएगा। हमने कहा कि अगर वृत्त के सतह पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के एक ही सतह में, मतलब उसी सतह में बनाए गए सभी कोणों का दूना होता है। अगर ये थीटा है, अगर ये θ/2 है तो थीटा है, अगर ये 50 डिग्री है तो 100 डिग्री है। लेकिन अगर किसी ने गलती से भी हमसे कह दिया कि क्या बताइए कि अगर ये दोनों बिंदु थे, यहां से आपने जो कोण बनाया है, अगर सपोज करिए यहां पे 100 डिग्री है, तो क्या एक कोण भी 50 डिग्री होगा, नहीं। आप एक सतह की बात करिएगा, आप ऊपर की साइड में है, नीचे की साइड में नहीं होंगे। अगर नीचे की साइड में ज्ञात करना है तो जरूर आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूं कि आपको केवल और केवल ऊपर रहना है, एक साइड में रहना है। अगर नीचे वाला ज्ञात करना है, इधर साइड का ज्ञात करना है, तो मुझे उस कोण की बात करनी पड़ेगी जो यहां कोण बनेगा उसका आधा बन के आएगा। याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखते हैं। चलिए, ये आपने देखा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करिएगा इसमें,
मान लीजिए हमने अब इसी थ्योरम के हिसाब से अगर हम चले, वृत्त का केंद्र है, वृत्त की सतह पर दो बिंदु है ए और बी। आपने वृत्त के केंद्र पर कोई भी कोण बनाया था, आपने देखा कि आप कोई भी कोण बना चुके हैं। अब यहां से आपका कॉर्ड डिसाइड होता है, जीवा डिसाइड होती है और इसी से सेगमेंट बनता है, मतलब वृत्तखंड बनता है। एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं, जो यहां बनेगा वही यहां बनेगा, वही यहां बनेगा। एक ही वृत्तखंड में सभी कोण समान होते हैं, एक ही वृत्तखंड में सभी कोण समान होते हैं, सभी कोण समान होते हैं। जब एक वृत्तखंड की बात करेंगे तो एक वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे वो सब के सब समान होंगे। अगर यहां जो कोण बना है ए भी बनेगा ए भी बनेगा ए, सभी के सभी कोण आपके समान बन के आएंगे। अगर एक वृत्तखंड की बात की जाए तो सभी के सभी कोण आपके समान बनते हैं। अगली बात की जाए, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, अगर मान लीजिए जैसे हम देख रहे थे कि एक कॉर्ड, जैसे अभी तक जो पॉइंट हम ले रहे थे जीवा ही तो थी, अगर जीवा को हम यहां पे जीवा को व्यास को मान ले, व्यास को अपना जीवा मान ले, व्यास को अगर आपने जीवा मान लिया और आपको पता है कि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो जाहिर सी बात इनको ले जाकर के अगर कहीं भी मिलाएंगे तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको कहते हैं सेमी सर्कल, मतलब इसको अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, ऐसी स्थिति में हमेशा आपको समकोण बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिस्थिति होती है। कोई भी सर्कल का क्वेश्चन आता है उसमें अगर ये डिक्लेयर हो गया कि केंद्र यहां पे है, जो रेखा यहां पे केंद्र से होकर जा रही है, तो दोनों बिंदुओं को कहीं भी मिला देंगे तो समकोण बनेगा। यहां भी मिलाएंगे तो समकोण बनेगा और यहां भी मिलाएंगे तो समकोण बनेगा। जहां भी मिला देंगे तो आपको समकोण की स्थिति बनकर आएगी। क्लियर है? चलिए, यहां पे भी बना तो ए भी समकोण बना, ए भी बना तो से भी समकोण बना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब आगे देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आप देखिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हम लोग करने जा रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। समझिए चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। होता क्या है चक्रीय चतुर्भुज? जैसे मान लीजिए कि एक चतुर्भुज आपको पता है कि 4 बिंदुओं को मिलाने से जो फिगर प्राप्त होता है उसी को चतुर्भुज कहते हैं, जो आप लोग यहाँ पे ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं और साथ साथ आप इसको मेंसुरेशन में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगर कोई एक वृत्त है, वृत्त की सतह पर, पहले समझिएगा बनने की स्थिति क्या होती है। कोई चतुर्भुज चक्रीय कब होगा, और चक्रीय का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चक्रीय कब होगा? जब वृत्त की सतह पर स्थित बिंदुओं से कोई आपका चतुर्भुज बनेगा, तभी साइक्लिक कहलाएगा। आप इसको कह सकते हैं कि साइक्लिक है, इसको कह सकते हैं कि साइक्लिक है। अब आप देखिए, अगर हमने इस तरह से बना दिया, हमने कहा आप बताइए साइक्लिक है, आप कहेंगे, इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे नहीं ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि ये बिंदु आपका इस सतह पे नहीं है। तो जो हमारे पास किसी भी चतुर्भुज के सभी बिंदु अगर किसी वृत्त के सतह पर स्थित होंगे तो वह चतुर्भुज आपका यहाँ पे जो एबीसीडी बन के आया वो आपका साइक्लिक है, मतलब आपका चक्रीय चतुर्भुज है। साइक्लिक होने की स्थिति हो गई सबसे पहले कि उसके वृत्त के जितने भी आपके बिंदु हैं, चारों बिंदु आपके वृत्त की सतह पर होने चाहिए। दूसरी बात आप समझिएगा, यहां पे अगली बात अगर हम लोग करें कि चक्रीय चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं उनका योग 180 अंश के बराबर होता है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश हो जाएगा। मतलब किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होंगे वो आपके 180 अंश के बराबर होंगे। आप अगर यहां पे कोण देख रहे हैं, यहां भी कोण देख रहे हैं, दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यहां का कोण और यहां का कोण का सम भी 180 अंश के होगा। इसमें एक स्थिति में और बता देता हूं, दूसरी कंडीशन समझिएगा। अगर मान लीजिए मैंने किसी एक लाइन को, बाह्यतः लाइन को बढ़ाया, जैसे इस लाइन को बढ़ाया तो यहां भी एक कोण बना। आप समझिएगा, यहां भी एक कोण बना। सपोज करिए कोण x है। अब ऐसी परिस्थिति में यह x जो होगा, ये समझिएगा, जो x होगा अपने अंतः विपरीत कोण के समान होगा, मतलब इस कोण के समान होगा। जो x बनेगा कोण x वो कोण b के समान होगा। इसी तरह से आप जब इसको अगर मान लीजिए बढ़ाए होते तो यहां जो कोण बनता वो इसके समान हो जाता। आप जो भी बढ़ाएंगे तो विपरीत अंतः कोण के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता आप समझिएगा। जैसे आपने देखा कि अगर इसका मान a था, इसका मान b था,
आपको अभी अभी नियम पढ़ाया कि b प्लस डी 180 सॉरी a प्लस बी 180 अंश के बराबर है। अगर हमने इसको a माना है या इसको b माना है या इसको आप कह दीजिए कि m मान लीजिए, इसको आप n मान लीजिए, अगर आपको यहाँ पे अलग लेटर्स ले रखे हैं तो m प्लस n आपका 180 अंश के बराबर है। आपको पता है कि ये जो रेखा होती है, रेखा पर भी कोण 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास x है तो x में कितना जोड़ा जाए कि आपका 180 अंश के बराबर हो जाए? तो आपने देखा था कि m और n जोड़ने पे 180 अंश हुआ था, अर्थात अगर n को यहां भी लाके रख देंगे तब भी आपका 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जो विपरीत कोण बनते हैं वो भी आपका क्या होता है 180, मतलब विपरीत जो बाह्यता कोण बनता है वो अपने आंतरिक कोण के जो बाह्यता कोण बना वो विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज का नियम है। अब आप इसको समझ सकते हैं जो हमने चीजें बताई हैं। देखिए, मैंने अभी आपको कॉर्ड बताया, मैंने आपको जीवा बताया, आपको हमने आर्क और एंगल बताया। अभी पूरी चीजों को हम लोग यहाँ पे एक फिगर के, एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्वेश्चन सेट के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। दूसरी चीज, हम आपको आगे जो पढ़ाएंगे वो टेंजेंट के बारे में बताएंगे, मतलब आपको स्पर्श रेखा के बारे में बताएंगे और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स के बारे में बताएंगे। तो जो आज की क्लास है वो आपकी इतने पे ही डिपेंडेंट थी, जिसमें हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। कल की जब हम क्लास लेंगे तो हम लोग यहाँ पे टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड जो हमने आपको पॉइंट कराया, उस पॉइंट को जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। उस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। कल की जब क्लास में मिलेंगे तो हम लोग यहाँ पे टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड जो भी आपके आगे के पॉइंट्स लिखे गए हैं उनको समझाएंगे, उनको सिखाएंगे। जैसे पूरा सेशन खत्म होगा इनसे आधारित प्रश्नों की श्रृंखला आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं एक नए सिरे से। नए याद रखिएगा।